हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद डॉक्टर गौरव। इस वीडियो में मैं नवंबर महीने के दूसरे हफ्ते के बेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर करूंगा और इस हफ्ते के जो क्वेश्चंस की क्वालिटी है वो बहुत ही डिफिकल्ट है। मैंने कुछ क्वेश्चन सैंपल के तौर पर अपने फेसबुक पेज पर भी डाले थे, आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत सारी कमेटी, अमेरिका में इलेक्शन खत्म हुए हैं, उस पर काफ़ी क्वेश्चन हैं, किताबें काफ़ी लिखी गई हैं और एज ऑलवेज जो इंपॉर्टेंट डेज हैं जैसे वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, वर्ल्ड निमोनिया डे, तो इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट डेज भी इस हफ्ते के अंदर आए थे। टोटल क्वेश्चन 125 हैं। सारे क्वेश्चंस को मैंने खुद तैयार किया है, इसलिए इन पर मेरा कॉपीराइट है और इन क्वेश्चंस को आप आने वाले IBPS PO मेंस एग्जाम में और RRB का जो होने वाला मेंस एग्जाम है उसके अंदर यूजफुल पाएंगे। इनफैक्ट मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 50 में से कम 10 क्वेश्चन सिर्फ इस एक वीडियो के अंदर से आएंगे। तो आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, www.facebook.com/गौरव गर्ग एजुकेशन। लगभग 21,000 लोग मुझे फेसबुक पर फॉलो कर रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन समय समय पर और एग्जाम संबंधी जानकारी मैं अपने फेसबुक पेज पर डालता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है वर्ल्ड डायबिटीज डे जो इस बार मनाया गया उसका थीम क्या था। याद रखिए, जब भी आप मेरा वीडियो देखते हैं तो हमेशा आपको साथ में रजिस्टर और पेन लेकर बैठना होता है, क्योंकि वीडियो के साथ साथ मैं बहुत सारी अतिरिक्त जानकारी देता हूं जो एग्जाम के लिए काफी रेलेवेंट होती है और इंपॉर्टेंट होती है। तो वर्ल्ड डायबिटीज डे, इस पे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला कि वर्ल्ड डायबिटीज डे किस दिन मनाया जाता है। तो जिस दिन जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन होता है, चिल्ड्रन डे, बाल दिवस बोलते हैं, 14 नवंबर। हर साल 14 नवंबर को मनाते हैं वर्ल्ड डायबिटीज डे। डायबिटीज के बारे में हम जागरूकता फैलाने के लिए ये मनाते हैं। दूसरी बात, डायबिटीज होता है जब बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है। अगर इंसुलिन बॉडी में बने ही ना, इंसुलिन बनाने वाले जो सेल हैं उनको बोलते हैं बीटा सेल, जिन्हें बनाता है पैनक्रियास। तो ये साथ साथ जो मैं जानकारी देता हूं ये आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करने में भी उपयोगी होगी। इंसुलिन की कमी से होता है डायबिटीज और इंसुलिन हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती नहीं है और इंसुलिन की कमी होने पर ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है। इसे बोलते हैं डायबिटीज। इसमें बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, जैसे इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है डायबिटिक्स को, घाव नहीं भरते, डायबिटीज वालों में थकान बहुत जल्दी होती है और डायबिटीज के क्लासिकल सिम्टम होते हैं जिनको बोलते हैं, जिसमें पेशाब ज़्यादा आना यानी कि हाइपर यूरिकोसूरिया बोलते हैं उसे, और ग्लाइकोसूरिया भी हो सकता है यानी पेशाब के अंदर ग्लूकोज का आना। इसके अलावा प्यास ज़्यादा लगती है डायबिटीज़ के पेशेंट्स को और थकान बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। तो ये कुछ सिम्टम है डायबिटीज़ के। डायबिटीज़ मनाया जाता है, डायबिटीज़ डे 14 नवंबर हर साल मनाया जाता है और इस बार इसका थीम था आइज ऑन डायबिटीज, यानी एक नजर डायबिटीज पर हमेशा रखनी चाहिए, आइज ऑन डायबिटीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई ट्रेन लॉन्च करी है। आप जानते हैं हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं वो हैं सुरेश प्रभु, कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश प्रभु। और 2017 से रेल बजट और आम बजट एक ही साथ होगा, रेलवे बजट अलग से नहीं होगा। जब ब्रिटिश थे उनके टाइम में रेलवे मंत्रालय बहुत बड़ा होता था, इसीलिए उन्हीं के टाइम से रेलवे का अलग बजट पेश किया जाता रहा है, लेकिन इस साल से 2017 से एक ही बजट होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई ट्रेन स्टार्ट की है जिसका नाम है शब्द भेदी सुपर फास्ट वीकली एक्सप्रेस। ये ट्रेन कौन से 2 स्टेशन के बीच में स्टार्ट की गई है ये आपको बताना है। ये 2 स्टेशन है, एक है गाजीपुर और दूसरा है कोलकाता। तो गाजीपुर से ये जाएगी कोलकाता के अंदर। कौन से राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोपा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नींव रखी। ये एयरपोर्ट बनके तैयार हो जाएगा 2019 में। तो इस एयरपोर्ट की नींव रखी है, आधारशिला रखी। मोपा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये निर्मित होगा गोवा राज्य के अंदर। गोवा में बीजेपी की सरकार है और गोवा की जो लैंग्वेज है उसे बोलते हैं कोंकणी। गोवा की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है कोंकणी और गोवा के मुख्यमंत्री हैं लक्ष्मीकांत पार्सेकर जो कि बीजेपी के हैं। अभी अभी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ जो गन्ने के ऊपर हुआ। गन्ने के जो किसान हैं उनको किस तरह से फायदा पहुंचाया जाए, गन्ना जहां उगता है वहां से लेकर मार्केट तक उसमें किस तरह से ऑपरेशंस को हैंडल किया जाए, वैल्यू चेन क्रिएट की जाए, विजन 2025 ये किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई ये आपको बताना है। कृषि से संबंधित ये है जीके, और बहुत सारे एग्जाम है जैसे नाबार्ड का पेपर है या स्पेशलिस्ट ऑफिसर का पेपर है, एग्रीकल्चर ऑफिसर, उनमें ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये आयोजित की गई पुणे में। पुणे कहां पर है, कौन से राज्य में आता है? पुणे आता है महाराष्ट्र में। भारत के कौन से राजदूत हैं जिन्हें दोबारा चुन लिया गया है, दोबारा रीअपॉइंट जिन्हें कर लिया गया है यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली द्वारा ज्वाइंट इंस्पेक्शन यूनिट के अंदर? इन्हें दोबारा चुन लिया गया है। आपको बताना है इनका नाम क्या है। इनका नाम है ए गोपीनाथन और ये जिस जनरल असेंबली की ज्वाइंट इंस्पेक्शन यूनिट में चुने गए हैं वो
काम करेगी बहुत सारी चीजों पर, जैसे वो इंस्पेक्शन करेगी यानी निरीक्षण करेगी, बहुत सारी चीजों का आंकलन यानी इवेल्युएशन करेगी, और इन्वेस्टिगेशन यानी कि तफ्तीश करेगी। तो इन चीजों में काम करेगी ये जॉइंट इंस्पेक्शन यूनिट। इसके लिए भारत के राजदूत ये पहले भी, ए गोपीनाथन पहले भी इस यूनिट में रह चुके हैं और दोबारा इन्हें अपॉइंट किया गया है। कौन से दो देश हैं जिन्होंने मिलकर, जो रेफ्यूजीज होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं फिरते हैं, जिनका कोई फिक्स ठिकाना नहीं होता, जिन्हें आप असाइलम सीकर कह सकते हैं, उनके लिए एक रीसेटलमेंट डील साइन की है। रीसेटलमेंट मतलब उनको दोबारा उनको घर देना, उनको काम देना, उनको मुख्य धारा से जोड़ना, यानी कि उनको मेन स्ट्रीम करना। इसके लिए एक दो कंट्रीज ने मिलकर एक रीसेटलमेंट डील साइन की है। ये दो देश कौन से हैं ये आपको बताना है। ये दो देश हैं ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया के आप जानते हैं हेड ऑफ स्टेट कौन है, मैल्कॉम टर्नबुल, वहां के प्रधानमंत्री हैं। और अमेरिका में राष्ट्रपति होता है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति अभी तो बैरक ओबामा है, लेकिन 2 से 3 महीने में होंगे डोनाल्ड ट्रंप। ओबामा 44वें राष्ट्रपति हैं और ट्रंप 45वें राष्ट्रपति हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और यूनाइटेड स्टेट्स की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। रूवन रिवलिन ये भारत में आए अभी अभी, इनफैक्ट अभी भारत में ही है, जब मैं बोल रहा हूं तो ये भारत के अंदर है। 6 दिवसीय दौरे पर ये भारत आए हुए हैं दोनों देशों में आपसी सहयोग के लिए। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री के राष्ट्रपति हैं। आपको बताना है ये कौन से देश के राष्ट्रपति हैं, और ये देश, इससे हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, और इस देश में रहते हैं ज्यूज, यहूदियों का ये एकमात्र देश है पूरी दुनिया में। ये देश है इजराइल। इजराइल की अगर राजधानी पूछें तो आपको 2 ऑप्शन मिल सकते हैं ऑप्शंस में, या तो जेरूसलम मिल सकता है या तेल अवीव मिल सकता है। अगर दोनों हो तो आपको मार्क करना है जेरूसलम, और अगर ऑप्शन में जेरूसलम नहीं है, तेल अवीव है, तो आपको मार्क करना है तेल अवीव। इजराइल का राष्ट्रपति है रिवलिन, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में प्रेसिडेंट नहीं आता, इजराइल का प्रधानमंत्री पूछते हैं। तो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नतान याहू। मैं रिपीट करता हूं, नतान याहू। इनमें से कौन से शहर के अंदर 8वां अधिवेशन, 8th एडिशन, 8वां अध्याय कॉप 2 WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, यानी तंबाकू पर अंकुश लगाने के लिए, तंबाकू की जो खपत है, जो जिसे कहते हैं कंजम्पशन है, उस पर अंकुश लगाने के लिए एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, वो एक कन्वेंशन उसकी हो रही है। ये 8वीं ऐसी एडिशन है, 8वां अध्याय है टोबैको कंट्रोल के लिए। कहां पर ये हो रहा है? तो ये वहीं हो रहा है जहां WHO का हेडक्वार्टर है, यानी जेनेवा के अंदर। ये चारों की चारों जगह स्विट्जरलैंड के अंदर है। जेनेवा भी, ज्यूरिक जहां पर फेमस लेक ज्यूरिक है, बेसल जहां से रॉजर फेडरर खिलाड़ी आते हैं, बहुत फेमस जगह है बेसल, और बेसल में हेडक्वार्टर भी है नोवार्टिस दवाइयों की कंपनी का, और लॉज़ैन स्विट्जरलैंड। आज के लिए आपका पहला सवाल, लॉज़ैन में, स्विट्जरलैंड के अंदर जगह है लॉज़ैन, यहां पर किस बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है? यह है आपका आज के लिए पहला सवाल। आप जानते हैं जब मैं कोई वीडियो बनाता हूं तो उसमें मैं वीडियो के दौरान आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, जिससे आपके जो ब्रेन के ग्रे सेल्स हैं आप उन पर थोड़ा जोर डालें और अपनी याददाश्त को उसमें विस्तार कर पाएं, अपनी याददाश्त का वर्धन कर पाएं। अगला सवाल, एपेक का जो मीट है, फोरम्स, एपेक बोलते हैं एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम को। इसमें एशिया के देश हैं, इसमें पैसिफिक कंट्रीज हैं जो प्रशांत महासागर के इर्द गिर्द हैं, वो इसका हिस्सा हैं। तो इसकी जो एपेक फोरम की जो वीकली मीटिंग है वो कहां पर हो रही है, किस देश के अंदर हो रही है, जिसमें ट्रेड संबंधी बातें की जाएंगी, और जिसको बोलते हैं फ्री ट्रेड एरिया ऑफ द एशिया पैसिफिक, यानी शॉर्ट में FTAAP, इस पर भी वार्ता होगी, क्योंकि ये चाहते हैं कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए एशिया और पैसिफिक कंट्रीज के बीच में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आसियान कंट्रीज हैं वो पैसिफिक कंट्री से दूर होते जा रहे हैं। आसियान यूरोप यूनियन का हिस्सा बनना चाहता है, यूरोपियन यूनियन का। इन्होंने अपने आसियान डिक्लेरेशन ऑफ 2015 में ये कहा कि हम तो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसलिए आसियान कंट्री से जो पैसिफिक कंट्रीज हैं, जो पैसिफिक प्रशांत महासागर के इर्द गिर्द हैं, वो अपनी दोस्ती बरकरार रखना चाहते हैं। तो ये जो कॉपरेशन की जो मीट है ये हो रही है पेरू की राजधानी लीमा के अंदर, पेरू की राजधानी लीमा में। भारत ने अभी अभी एक बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि जो वाणिज्य है, जो ट्रेड है, व्यापार है, उसको बढ़ाने के लिए, उसमें आपसी सहयोग के लिए एक बाइलेटरल एग्रीमेंट साइन किया है, जिसकी वैधिकता होगी 1 साल, यानी 1 साल के लिए वैध रहेगा। कौन से अपने पड़ोसी देश के साथ भारत ने यह साइन किया है? भारत ने यह एग्रीमेंट साइन किया है भूटान के साथ, भूटान। और भूटान की राजधानी है थिम्पू, नेपाल की आप जानते हैं काठमांडू, म्यांमार की है नेपीटाओ, थोड़ा सा याद रखना नाम मुश्किल है, और श्रीलंका की है श्री जवर्धनपुरी कोट्टे। इनमें से कौन से भारतीय हैं जो आज तक के इतिहास में पहले भारतीय बने हैं जिन्हें इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का प्रेसिडेंट चुना गया है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का प्रेसिडेंट चुना गया,
इन्हें ये मीटिंग हुई थी, FIH कांग्रेस बोलते हैं, 45th FIH कांग्रेस हुई थी दुबई के अंदर। यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया और इनका नाम है नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा, ना कि ये सिर्फ पहले भारतीय बल्कि पहले एशिया महाद्वीप के व्यक्ति हैं जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट बने हैं। इनमें से किस पूंजीपति, किस उद्योगपति को फॉर्चून मैगजीन द्वारा साल का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का सम्मान मिला है? बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर फॉर्चून मैगजीन ने दिया है 2016 के लिए, किस व्यक्ति को दिया है? यह मिला है फेसबुक के CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और फाउंडर मार्क जकरबर्ग को। मार्क जकरबर्ग की पत्नी का नाम भी एक एग्जाम में पूछा गया था, उनका नाम है चेन जकरबर्ग, ये चाइना की हैं और डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। और लैरी पेज आप जानते हैं गूगल के फाउंडर हैं, सर्जे ब्रिन और लैरी पेज। रतन टाटा भी न्यूज़ में आए थे जब टाटा में एक तख्ता पलट हुआ था एक तरह से। और वॉरेन बफेट दुनिया के बहुत मशहूर पूंजीपति हैं, बर्कशायर हैथवे कंपनी के मालिक हैं, फेमस इन्वेस्टर हैं। इनमें से किस व्यक्ति को महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होंगे? 1993 से ये महिंद्रा कंपनी में है, किसी ना किसी ऊंची पोस्ट पर है। इनका नाम है मिस्टर गोयनका, मिस्टर पवन गोयनका। और जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है ये उनको रिपोर्ट करेंगे, यानी आनंद महिंद्रा को रिपोर्ट करेंगे, पवन गोयनका। भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा है जिसने अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, यानी ये बैंक स्टार्ट हो गया है? तो इस पे कई क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो भारत का सबसे पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा है? अगर आपको याद हो, हमारा जो सेंट्रल बैंक है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने 10 बैंक को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया था कि वो स्मॉल फाइनेंस बैंक को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो बैंक है इसमें वो है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। और आपसे ये भी पूछेंगे कि ये कहां पर खुला है, तो ये खुला है पंजाब में जलंधर के अंदर। इनमें से कौन सी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, यानी वित्तीय जो सेवाएं प्रदान करने वाली ऐसी कौन सी कंपनी है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाइसेंस दे दिया है कि वो स्मॉल फाइनेंस बैंक खोल सकती है? ये अभी अभी हुआ है, ये उन 10 के अंदर इनका नाम नहीं था, लेकिन अभी अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक और कंपनी को यह अधिकार दिया है कि वो स्मॉल फाइनेंस बैंक को खोल सकती है। इस कंपनी का नाम है उज्जवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। मैं रिपीट करता हूं, उज्जवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। इनमें से किस व्यक्ति ने बल्गेरिया के राष्ट्रपति चुनाव जीत लिए और 58% वोट से इन्होंने जीते हैं? ये रशिया के काफ़ी क्लोज भी हैं, रशिया से मैत्री चाहते हैं। बल्गेरिया जिसकी राजधानी है सोफिया, यूरोप का छोटा सा देश है, इनका नाम है रूमेन राडेव। और इन्होंने किसको हराया राष्ट्रपति चुनावों में? पूर्व राष्ट्रपति रोजेन पलेवनेलियव को। तो ये है एक्स और ये है न्यू। ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया है, ध्यान से सुनिए सवाल को, ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी है कैनबरा और यहां के प्रधानमंत्री हैं मैल्कॉम टर्नबुल, ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया है कि वो एक भारतीय भाषा को अपने जो प्री स्कूल के बच्चे हैं उन्हें सिखाएगी 2018 में। कौन सी भारतीय भाषा है ये जो ऑस्ट्रेलिया में सिखाई जाएगी? ये भाषा है हिंदी, जो कि भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है, हिंदी। लियोन रसेल, इनका अभी अभी निधन हो गया। ये क्वेश्चन है ओबिचुअरी से। ओबिचुअरी मतलब जब हम किसी के निधन की दुखद, बहुत ही दुखद सूचना सुनते हैं उसे ओबिचुअरी कहा जाता है। लियोन रसल, इनका अभी अभी देहांत हो गया, निधन हो गया। आपको बताना है कि ये कौन थे, ये किस फील्ड से एसोसिएटेड थे, किस फील्ड में इन्होंने प्रसिद्धि पाई? तो ये अमेरिका के बहुत ही मशहूर संगीतकार और सॉन्ग राइटर थे। तो आंसर है म्यूजिक। म्यूजिक के क्षेत्र में इन्होंने नाम कमाया और ये थे अमेरिकन। इनमें से कौन सी कंपनी या संगठन, ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लॉन्च करी है एक स्कीम जिसका नाम है कभी भी कहीं भी? कहीं भी कभी भी नाम की स्कीम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करी है? यह स्कीम लॉन्च करी गई दिल्ली के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं उनको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, और इसको लॉन्च किया एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ESIC। जरूरी नहीं है आपको एग्जाम में पूरा नाम मिलेगा, आपको छोटा नाम भी मिल सकता है, तो तैयार रहिए ESIC ऑप्शन देखने के लिए भी। तो ये आपको याद रखना है। इसमें दिल्ली के अंदर इन्हें जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। और इस स्कीम को लॉन्च किसने किया? हमारे जो लेबर मिनिस्टर हैं जिनका नाम है बंदारू दत्रेया। तो जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं एग्जाम में कम से कम 2 या 3 पूछे जाते हैं। अभी अभी 14 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला स्टार्ट हुआ। कहां पर यह हुआ? तो ये हर साल स्टार्ट होता है 14 नवंबर को और चलता है लगभग 28-29 नवंबर तक चलता है, 14 दिन के लिए चलता है। ये स्टार्ट हुआ दिल्ली में प्रगति मैदान में। सो आंसर है न्यू दिल्ली। हर साल ये चलता है इंडियन इंटरनेशनल फिल्म ये ट्रेड फेयर।
एक सवाल और पूछ सकते हैं इस पे, इस बार इसका थीम क्या था? और इस बार इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं जरूर आएगा। इसका थीम था डिजिटल इंडिया। इस पे 4 क्वेश्चन और बन सकते हैं, ध्यान से सुनिए। इस बार पार्टनर कंट्री कौन सा है, यानी इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में हमारा पार्टनर कौन है इसको ऑर्गेनाइज करने में? आंसर है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया जिसकी राजधानी है सियोल। इस पे एक सवाल और पूछ सकते हैं। एक कंट्री होता है जिसको बोलते हैं फोकस कंट्री, तो इस बार फोकस कंट्री है बेलारूस। पार्टनर कंट्री है साउथ कोरिया, फोकस कंट्री है बेलारूस। 2 सवाल और पूछे जा सकते हैं। पार्टनर स्टेट कौन सा है, यानी 2 राज्य जिन्होंने पार्टनर किया है इसको ऑर्गेनाइज करने में, एक है मध्य प्रदेश और एक है झारखंड। और एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि फोकस स्टेट कौन सा है, तो उसका आंसर है हरियाणा। यानी 4 सवाल बन सकते हैं। फोकस कंट्री फोकस स्टेट, पार्टनर कंट्री पार्टनर स्टेट। फोकस स्टेट है हरियाणा, पार्टनर स्टेट है मध्य प्रदेश और झारखंड, फोकस कंट्री है बेलारूस और पार्टनर कंट्री है साउथ कोरिया। और इसका थीम है डिजिटल इंडिया और ये ऑर्गेनाइज हो रहा है नई दिल्ली के अंदर। तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। कौन से टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्हें स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड मिला है? आज तक के सबसे, जिनको कहा जाता है हिस्ट्री के सबसे ज्यादा महान खिलाड़ी हैं, क्योंकि 17 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडल भी जीता है इन्होंने, डबल्स में जीता है लेकिन जीता है, और 17 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। इनका नाम है रॉजर फेडरर। कहां के हैं ये? स्विट्जरलैंड के हैं। स्विट्जरलैंड में कहां के हैं ये? बाजल शहर के हैं। और इन्हीं के कंपैट्रियट हैं स्टैन वेवरिंका। स्टैन वेवरिंका के साथ मिलकर इन्होंने ओलंपिक गोल्ड मेडल भी जीता था। आज अगर पूछा जाए दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन है, तो आंसर है एंडी मुरे। एंडी मुरे कहां के हैं? ब्रिटेन। और ब्रिटेन में कहां के हैं? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड जिसकी राजधानी है एडिनबर्ग। नोवाक जोकोविच अभी खिसक गए हैं, हालांकि बहुत लंबे समय तक ये नंबर बन रहे। नोवाक जोकोविच कौन से देश के हैं? सर्बिया। फॉर्मूला 1 ड्राइवर कौन है जिन्होंने ब्राजीलियन ग्रों प्री जीत ली? ये जो ग्रों प्री शब्द है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। ग्रों प्री का मतलब होता है द बिग प्राइज। फॉर्मूला 1 गाड़ी चलाने वाले, इनका नाम है लुइस हैमिल्टन। याद रखिए, फॉर्मूला 1 पूछे कौन सी रेस किसने जीती तो 2 ही आंसर होंगे, कभी इस क्वेश्चन को मत छोड़ो। या तो लुइस हैमिल्टन होंगे या निको रॉसबर्ग होंगे, और दोनों एक ही गाड़ी चलाते हैं, दोनों मर्सिडीज चलाते हैं। हाँ, निको रॉसबर्ग जर्मनी के हैं और लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन के हैं, इतना फर्क है सिर्फ। लेकिन आंसर या तो लुइस हैमिल्टन होगा या निको रॉसबर्ग, क्योंकि ये दोनों बाकी सबसे बहुत आगे रहते हैं, ज्यादातर रेस यही दोनों जीतते हैं। तो इस क्वेश्चन को कभी छोड़िए मत, इनमें 2 में से एक मार्क कर दीजिए, आंसर 50% आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। और अभी ये जो रेस है बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। निको रॉसबर्ग आबू धाबी में रेस होगी 27 तारीख को। आबू धाबी कहां पे है? संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी है आबू धाबी। तो 27 नवंबर की रेस देखना मत भूलना। 27 नवंबर को रेस होगी, अगर उसमें निको रॉसबर्ग थर्ड भी आ जाते हैं तो भी वो चैंपियन बन जाएंगे। पहली भारतीय महिला कौन है जिन्होंने, ये आज तक के इतिहास में भारत की पहली महिला बनी है गोल्फ के अंदर। गोल्फ के अंदर इन्होंने हीरो वुमेन्स इंडियन ओपन टूर्नामेंट जीता, जो कि हुआ गुड़गांव, जिसका नया नाम है गुरुग्राम। इनका नाम है अदिति अशोक। इन्होंने ओलंपिक्स में भी धमाकेदार परफॉर्मेंस किया और टॉप 50 के अंदर फिनिश किया। अदिति चौहान भी बहुत महान भारतीय खिलाड़ी हैं। ये पहली खिलाड़ी बनी थी जो अंग्रेजी फुटबॉल के लिए सिलेक्ट हुई थी, वेस्ट हैम फुटबॉल क्लब के लिए खेलती हैं। गोलकीपर हैं ये अदिति चौहान। शर्मिला निकोल गोल्फ खेलती हैं। तो अपने एक आंख और एक कान आपको खुले रखने हैं स्पोर्ट्स के ऊपर भी। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन ज़्यादातर स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि स्पोर्ट्स में वो उतनी रुचि नहीं रखते। तो गोल्फ में अदिति अशोक। कौन सी टीम है, बात हो रही है मेंस की, मेंस हॉकी की बात हो रही है। सेम क्वेश्चन मैं वुमेन्स हॉकी पे भी पूछूंगा। तो मेंस हॉकी के अंदर कौन सी टीम है जिसने 33वां सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया? बहुत ही प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है, यह खेला गया सुरजीत हॉकी स्टेडियम के अंदर। यह टूर्नामेंट जीता पंजाब नेशनल बैंक ने। पंजाब नेशनल बैंक ने जीता, फाइनल में हराया आर्मी 11 को। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। दूसरी बात ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का सम्मान मिला। उनका नाम है गगनदीप सिंह जूनियर। गगनदीप सिंह को बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया और जीता पंजाब नेशनल बैंक ने। 2018 में इनविक्टस गेम होंगे जो उन मिलिट्री पर्सन्स के लिए होंगे जो वुंडेड हैं, जो दिव्यांग हैं, इनके लिए आयोजित किए जाएंगे। यह अनाउंसमेंट करी ब्रिटेन के युवराज हैरी ने। तो आपको बताना है कि ये खेल कहां पर आयोजित किए जाएंगे। ये खेल किसके लिए आयोजित किए जाएंगे? उन लोगों के लिए जो जंग में चोटिल हो गए थे, जो मिलिट्री पर्सोनेल हैं, जो वुंडेड हैं, दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, उनके लिए ये आयोजित किए जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में। इसमें 500 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे 17 देशों से। तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया। इनमें से किस दिन हम मनाते हैं पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे भारत के अंदर? पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग यानी कि जैसे हमारा जो ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उन पे हम फोकस करते हैं इस दिन। और यह दिन क्यों मनाया जाता है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
12 नवंबर 1947 को महात्मा गांधी जी ऑल इंडिया रेडियो, जिसे आकाशवाणी कहते थे, उसके ऑफिस में गए थे। और वो एकमात्र एक टाइम था जब वो ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस में गए थे। तो इसीलिए इस दिन को यादगार माना जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी जी ऑल इंडिया रेडियो के आकाशवाणी के ऑफिस में गए थे। तो वो दिन था 12 नवंबर का दिन। तो 12 नवंबर को हम मनाते हैं पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। यह मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जापान की कंपनी है हयोगो परफेक्चर और कौन सी भारतीय राज्य के बीच में साइन हुआ है? मैं रिपीट करता हूं सवाल को, कौन से भारतीय राज्य ने हयोगो परफेक्चर नाम की जापानी कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट किया है, अनुबंध किया है? और इसका नाम आपको बताना है। ये पीपल कॉन्टैक्ट, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, जो डिजास्टर मैनेजमेंट, बहुत सारे फील्ड्स के अंदर किया गया है। ये किया है गुजरात सरकार ने। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, क्या आप जानते हैं? विजय रूपानी, बीजेपी के हैं। गुजरात के बहुत मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, तो आप भूल मत जाना इसको। पहले आनंदीबेन पटेल बनी, फिर विजय रूपानी बने, तो ये आपको याद रखना है। इनमें से उस जापान की बुलेट ट्रेन का क्या नाम है जिसमें नरेंद्र मोदी ने सफर किया जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ, जापान की राजधानी टोक्यो से लेकर कोबे तक? क्या नाम है उस मशहूर जापानी बुलेट ट्रेन का? और आप जानते हैं जापान भारत में भी बुलेट ट्रेन बना रहा है, तो इस ट्रेन का नाम है शिनकानसेन। शिनकानसेन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इंडिया स्पेंड, जो कि एक न्यूज चैनल इनिशिएटिव है, नॉन प्रॉफिट, इंडिया स्पेंड ने एक ब्रीद नाम का कैंपेन लॉन्च करा है। ये उन्होंने कौन सी सोशल मीडिया कंपनी या कौन सी मशहूर कंपनी के साथ मिलकर लॉन्च किया है? इससे जो भी हवा के अंदर क्वालिटी है, एयर क्वालिटी, उसको मॉनिटर किया जा सकेगा और लोगों तक वो क्वालिटी पहुंचाई जा सकेगी। इसके लिए इंडिया स्पेंड नाम की कंपनी ने कौन सी कंपनी के साथ एक अनुबंध किया है? ये पार्टनरशिप हुई है इंडिया स्पेंड और ट्विटर के बीच में। ट्विटर क्या है? ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है अमेरिका की, पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है। इस पे चीजें ट्रेंड करती हैं। हैशटैग देकर ही आपको ये सवाल समझ जाना चाहिए था। ये हैशटैग होता है सिर्फ ट्विटर के ऊपर। अमेरिका के प्रधानमंत्री तो आप जानते हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, लेकिन वहां के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं माइक पेंस। माइक पेंस। और डोनाल्ड ट्रंप, मैं आपको बता चुका हूं, 45वें अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे। डोनाल्ड ट्रंप कौन सी पार्टी के हैं यह भी पूछा जा सकता है, तो ये रिपब्लिकन पार्टी के हैं। ओबामा की पार्टी यानी कि हिलरी क्लिंटन जिस पार्टी से खड़ी हुई थी, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने शिकस्त दी, वो कौन सी पार्टी है? वो है डेमोक्रेटिक पार्टी। 10 नवंबर को COP21, आप जानते हैं पेरिस एग्रीमेंट, इस पे तो हमने बहुत बड़ा एक वीडियो भी बनाया था एक बार। पेरिस एग्रीमेंट COP21 कौन सी कंट्री ने रेटिफाई किया है? 2 अक्टूबर को किया था भारत ने, यह याद रखिए। भारत दुनिया में चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है, प्रदूषण फैलाता है भारत। पहले नंबर 2 है स्पेस प्लेसेस अमेरिका और चाइना का, तीसरा नंबर रशिया लगभग 7% और चौथे नंबर पे भारत लगभग 4%। तो भारत ने भी रेटिफाई किया 2 अक्टूबर को, लेकिन 10 नवंबर को किस कंट्री ने किया है? ये कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। तो बहुत जल्दी ये अब कानून बन जाएगा, लीगली बाइंडिंग होगा पेरिस एग्रीमेंट COP21। अब्दुल फताह अल सीसी, ये कौन से देश के राष्ट्रपति हैं और ये देश क्यों न्यूज में आया? क्योंकि इस देश को $12 बिलियन का लोन मिला है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी के अंदर। तो आपको बताना है $12 बिलियन। $12 बिलियन कितना होता है? आप हिसाब लगा सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। $1 बिलियन होता है 6700 करोड़। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 12 से, लगभग आप कह सकते हैं इसे 80,000 करोड़ रुपए का लोन मिला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। और एक क्वेश्चन और पूछेंगे, आईएमएफ की अध्यक्ष कौन है? आईएमएफ की हेड कौन है? इनका नाम है क्रिस्टीन लागार्डे। फ्रांस की हैं, पेशे से वकील हैं। क्रिस्टीन लागार्डे दूसरी बार चुनी गई हैं। तो अब्दुल फतेह अल सीसी हैं इजिप्ट के राष्ट्रपति। और इजिप्ट की राजधानी क्या है? कैरो। इजिप्ट को हिंदी में बोलते हैं मिस्र, और यह पिरामिड्स के लिए फेमस है। हमारी सरकार ने 2 व्यक्तियों को सिलेक्ट किया है कालिदास सम्मान के लिए। कालिदास सम्मान बहुत बड़ा सम्मान है। 2 व्यक्ति चुने गए हैं कालिदास सम्मान के लिए। कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में मिलता है? ये म्यूजिक के लिए मिलता है, संगीत के क्षेत्र में, डांस के क्षेत्र में मिलता है, नृत्य के क्षेत्र में, थिएटर नाट्य के क्षेत्र में, और आर्ट्स, 4 फील्ड्स में मिलता है। कालिदास सम्मान 2 व्यक्तियों को मिला है, एक को 2015 के लिए, एक को 2016 के लिए। कौन है ये 2 व्यक्ति?
इनका नाम है राज बिसरिया और बंशी कौल। राज बिसरिया को मिला है 2015 के लिए और बंशी कौल को मिला है 2016 के लिए। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये दोनों ही थिएटर पर्सनैलिटी हैं। दोनों का जो संबंध है वो नाट्य शास्त्र से है, यानी कि थिएटर से है। तो राज बिसरिया और बंशी कौल, कालिदास सम्मान। वो लेखक कौन है जिन्हें 2016 का गोल्ड स्मिथ प्राइज मिला है? गोल्ड स्मिथ बोलते हैं सुनार को वैसे हिंदी में। गोल्ड स्मिथ प्राइज किसे मिला है? इन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है सोलर बोन्स, इसके लिए इन्हें यह प्राइज मिला है। इनका नाम है माइक मैककॉर्मक। माइक मैककॉर्मक। और ये कौन से देश के हैं ये भी पूछा जाएगा। ये है आयरलैंड के। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन और आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। भारत ने इनमें से कौन से देश के साथ एक ऐतिहासिक न्यूक्लियर एनर्जी डील साइन की है? न्यूक्लियर एनर्जी डील क्या होती है? इसको सिविल न्यूक्लियर एनर्जी डील भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे देश में जो नाभिकीय ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी है वो उसको बनाने के लिए जो ईंधन चाहिए, जो फ्यूल चाहिए, वो नहीं होता हमारे देश में। जैसे जो यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, थोरियम है, उसके भंडार बहुत कम है। इसलिए हमारे जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वो खाली पड़े रहते हैं, तो हमें न्यूक्लियर ईंधन चाहिए। तो इसीलिए जापान हमें ईंधन प्रोवाइड करेगा और हमसे ये रिटर्न एश्योरेंस चाहेगा कि हम इसको न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ जो डोमेस्टिक सप्लाई है उसमें यूज़ करेंगे। तो ये भारत और जापान के बीच में डील साइन हुई है। एक क्वेश्चन जापान पे और पूछा जा सकता है, जापान के राजा कौन है? मैं जापान के प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शिंजो आबे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जापान के राजा की बात कर रहा हूं, किंग की बात कर रहा हूं। इनका नाम है अकीहितो। ये सवाल भी आएगा, अकीहितो। विताली मेलनिकोव, ये एक तैराक हैं, स्विमर हैं। कौन से देश के स्विमर हैं ये? और ये न्यूज में क्यों आए? 8 साल का प्रतिबंध बैन कर दिया गया इन्हें, क्योंकि ये प्रतिबंधित दवाएं ले रहे थे, डोपिंग कर रहे थे, ड्रग्स लेते हुए पकड़े गए। जो खिलाड़ी हैं बहुत सारे ड्रग्स लेते हैं, जैसे एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेते हैं, जैसे एराइथ्रोपोइटिन नाम का केमिकल होता है वो लेते हैं रेड ब्लड सेल बढ़ाने के लिए। तो बहुत तरह के केमिकल खाते हैं खिलाड़ी जिससे उनका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। तो विताली मेलनिकोव भी ऐसी एक खिलाड़ी है। कौन से देश के हैं? नाम से पता चला होगा आपको, कोव यानी रशिया के हैं। तो रशिया की राजधानी क्या है? मॉस्को। रशिया के राष्ट्रपति कौन है? पुतिन, व्लादिमीर पुतिन। रशिया की करेंसी क्या है? रूबल। रॉबर्ट वॉन, इनका निधन हो गया। कौन से फील्ड से थे रॉबर्ट वॉन? तो आगे आपको बताना है इनका संबंध कौन से फील्ड से था। ये एक बहुत ही मशहूर एक्टर थे और इन्होंने नेपोलियन का रोल भी किया था। जो फ्रांस के मशहूर तानाशाह नेपोलियन बोनापार्टे, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद वहाँ के तानाशाह बन गए थे। तो रॉबर्ट वॉन थे सिनेमा से रिलेटेड। कौन थे ये? एक्टर थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेड्रो फर्नांडिस, इनका भी अभी निधन हो गया। तो पेड्रो फर्नांडिस का संबंध कौन से फील्ड से था? पेड्रो फर्नांडिस कोई आम आदमी नहीं थे, ये वर्ल्ड चैंपियन थे, यानी कि स्पोर्ट्स। कौन से खेल खेलते थे पेड्रो फर्नांडिस? ये खेलते थे बॉक्सिंग। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है, ये आपसे पूछी जाएंगी। ही वॉज अ सुपर लाइट वेट वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन। भारत के वो कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें, जो ब्लाइंड के लिए वर्ल्ड कप होता है, तो ऐसा दूसरा T20 वर्ल्ड कप ब्लाइंड के लिए खेला जाएगा, उसके लिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कौन है ये भारत के खिलाड़ी जो ब्रांड एम्बेसडर होंगे ब्लाइंड क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप के लिए? और ये टूर्नामेंट कहां पे होगा? ये होगा भारत के अंदर, भारत के 8 शहरों के अंदर होगा और इसमें 10 कंट्री पार्टिसिपेट करेंगे। ये खिलाड़ी हैं, इनको कहा जाता था द वॉल। कर्नाटक के खिलाड़ी हैं राहुल द्रविड़। भारत का कौन सा प्राइवेट बैंक है जिसने एक रोबोट बनाया है, बैंकिंग रोबोट, जिसका नाम रखा है लक्ष्मी? लक्ष्मी नाम का रोबोट कौन से बैंक ने बनाया है? यह बनाया है सिटी यूनियन बैंक ने। सिटी यूनियन बैंक। और सिटी यूनियन बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है कुंबाकोनम के अंदर। कुंबाकोनम। भारत और जापान के बीच कितने एग्रीमेंट साइन हुए? नरेंद्र मोदी जापान गए 3 दिन के लिए। कितने एग्रीमेंट साइन हुए भारत और जापान के बीच में? टोटल नंबर ऑफ एग्रीमेंट्स हैं 10। इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10 एग्रीमेंट्स वर साइन। सरकार ने कितने रुपए का टैक्स लगाया है एक फ्लाइट के ऊपर जो मेजर रूट्स पे जाएगी? उड़ान स्कीम यानी उड़े देश का आम नागरिक स्कीम को फंड करने के लिए सरकार ने कितने रुपए का टैक्स लगाया है हर फ्लाइट के ऊपर? यह टैक्स है 8500 रुपए तक का। आपसे यह नहीं पूछा हर फ्लाइट पे कितना लगाया है, पूछा है अप टू हाउ मच, यानी कितने रुपए तक का टैक्स लगेगा। 8500 रुपए तक का टैक्स लगेगा।
हमारा जो हेल्थ यानी जो हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है? जेपी नड्डा। अब आपको बताना है, उन्होंने एक दो चीज निकाली है। एक तो एक मैगजीन निकाली है जिसका नाम है हेल्दी इंडिया इनिशिएटिव मैगजीन। मैं रिपीट करता हूं, हेल्दी इंडिया इनिशिएटिव मैगजीन निकाली है, और एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च करी है। इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है तनाव से मुक्ति पाने के लिए। इस मोबाइल ऐप का नाम क्या रखा है? इस मोबाइल ऐप का नाम है नो मोर टेंशन। नो मोर टेंशन। ब्रिक्स के जो कंट्री हैं, ब्रिक्स समिट आप जानते हैं, ब्रिक्स में 5 देश हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स कंट्री के जो संवाद सेल के मिनिस्टर हैं, कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं, उनकी मीटिंग हुई। ये मीटिंग भारत के कौन से शहर के अंदर हुई? ब्रिक्स कम्युनिकेशन मिनिस्टर मीटिंग 2 दिन तक चली। ये हुई कहां पर? ये हुई बेंगलुरु में। बेंगलोर के कई नाम हैं, इसे आईटी सिटी बोलते हैं, स्पेस सिटी बोलते हैं, साइंस सिटी बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं बेंगलुरु के। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। हमारा जो मंत्रालय है, यूनियन मिनिस्ट्री स्किल डेवलपमेंट के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, उसने इनमें से कौन सी योजना शुरू करी है, कौन सी स्कीम स्टार्ट करी है, जिससे जो हमारे युवा हैं उनमें स्किल डेवलपमेंट, उनमें रोजगार की तकनीक उन्हें सिखाई जा सके, उनमें एंटरप्रेन्योरशिप यानी बिजनेस शुरू करने की जो स्किल है वो इंपार्ट की जा सके? इसके लिए कौन सी योजना स्टार्ट की गई है हमारे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा? इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री युवा योजना। प्रधानमंत्री युवा योजना। और हमारे जो स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के यूनियन मिनिस्टर हैं वो कौन है? उनका नाम है राजीव प्रताप रूडी, जो बिहार से आते हैं और पायलट भी हैं। ये इनके पास पायलट का लाइसेंस भी है, राजीव प्रताप रूडी। हमारी सरकार ने, कौन से राज्य की सरकार ने शुरू करी है एक स्कीम जिसका नाम है लक्ष्य भागीरथी, और सिंचाई संबंधी जो प्रोजेक्ट हैं उनको कंप्लीट करने के लिए ये स्कीम स्टार्ट की गई है। इस राज्य में 108 इरिगेशन प्रोजेक्ट थे जो इनकम्प्लीट थे, तो उनको कंप्लीट करने के लिए लक्ष्य भागीरथी नाम की स्कीम कौन से राज्य ने स्टार्ट की है? इस स्कीम को स्टार्ट किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर रमन सिंह। और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? नया रायपुर। याद रखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी बदल गई है, पहले थी रायपुर, अब है नया रायपुर। भारत ने इनमें से कौन से देश के साथ अर्थ साइंस फील्ड में अनुसंधान के लिए यानी रिसर्च के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? ये 2 देश मिलके अर्थ साइंसेज के फील्ड में रिसर्च में आपसी सहयोग करेंगे। कौन से देश के साथ ये साइन हुआ है? ये साइन हुआ है जापान के साथ। याद रखिए, आपको मैं एक बड़ा अच्छा तरीका बताता हूं ये क्वेश्चंस करने का, अगर आपको कुछ नहीं भी आता तो भी। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा कि भाई कौन से देश के साथ एमओयू साइन किया है। अगर आपको पता है कौन से देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भारत आए या मोदी कहां पर गए, तो आप ये क्वेश्चन कर देंगे। अभी इन क्वेश्चंस का आंसर या तो जापान होगा क्योंकि मोदी अभी भी जापान गए, या इजराइल के राष्ट्रपति भारत आए तो इजराइल होगा। तो ये आप गैस कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को गैस कर सकते हैं आप बड़ी आसानी से। और रशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो भी भारत आए थे अभी, पुतिन। तो इनका आंसर या तो रशिया होगा, जापान होगा, इजराइल होगा, कुछ और हो ही नहीं सकता। तो कभी भी इन तरह के क्वेश्चंस को मत छोड़िए। कौन से राज्य की सरकार ने 2 चीजें स्टार्ट करी हैं गरीबों को सस्ती दवाइयां देने के लिए? एक तो मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी है, मोबाइल ऐप जिसका नाम है जी दवा, और एक सस्ते दवाएं देने वाले किराने के स्टोर खोले हैं जिनका नाम है दीनदयाल जेनरिक मेडिसिन स्टोर। कौन से राज्य ने यह स्टार्ट किया है? यह स्टार्ट किया है गुजरात ने। अगला सवाल, इनमें से कौन से बैंक को ये अपनी ही कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा ये अप्रूवल मिल गया कि वो 5,000 करोड़ रुपए रेज कर सकते हैं और उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर यानी साधारिक संरचना और भूमिका रूप व्यवस्था बनाने के लिए उसको लगा सकते हैं, जिससे ये लॉन्ग टर्म इंफ्रा बॉन्ड्स में आगे जाकर काफी अच्छा कर सकते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए? तो 2 चीजों के अंदर ये है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने के लिए और एक अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। कौन से बैंक ने 5,000 करोड़ रुपया उठाने की परमिशन उसे मिल गई है? तो ये है, ये बैंक कौन सा है? ये है भारत का सबसे बड़ा बैंक, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक एसबीआई। 2 ही बैंक है भारत में जो डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक है, एसबीआई और आईसीआईसीआई। इनमें से किस व्यक्ति को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो मजदूरों के अधिकारों के लिए काम करता है, एम्प्लॉइज के राइट्स के लिए काम करता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर जनरल दोबारा चुन लिया गया है, पुनर्चयन किया गया है इनमें से किस व्यक्ति का एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 5 साल के लिए? इनका नाम है गाय राइडर। और आपसे अब आपके लिए आज का दूसरा सवाल, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? और एक सवाल और पूछ सकते हैं आपसे, गाय राइडर कहां के हैं? तो ये यूके के।
2018 इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क, ये एक बहुराष्ट्रीय संगठन कह सकते हैं आप इसे, इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क, इसकी जो सालाना कॉन्फ्रेंस है, सालाना अधिवेशन, वो करवाएगा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया मार्च अप्रैल 2018 के अंदर। कहां पर करवाएगा? भारत के कौन से शहर में करवाएगा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई, इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क का सालाना कॉन्फ्रेंस? ये होगा नई दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली। इनमें से कौन से राज्य ने एक स्कीम स्टार्ट करी है जिसका नाम है मुख्यमंत्री शिक्षक सम्मान योजना? मुख्यमंत्री शिक्षक सम्मान योजना। तो ये शिक्षकों को यानी टीचर्स को सम्मान देने के लिए है। और इसमें कौन से टीचर हैं जिन्हें सम्मानित किया जाएगा? वो टीचर जो 100% रिजल्ट देते हैं लगातार 5 साल, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। ये स्कीम स्टार्ट करी है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। बहुत ही कम राज्य हैं जहाँ कांग्रेस की सरकार बची है, हिमाचल प्रदेश उनमें से एक है। हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटक है, उत्तराखंड है, कुछ ही राज्य बचे हैं जहां पे कांग्रेस की सरकार बची है। तो हिमाचल प्रदेश इज द आंसर। आपके लिए आज का तीसरा सवाल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? चलिए अगला सवाल, हमारे इनमें से कौन से एथलीट हैं, कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने 12 साल पुराना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया हाई जंप के अंदर? तो इन्होंने जो कुदाक मारी वो मारी 2.22 मीटर की और 2.26 मीटर की, और जो नेशनल रिकॉर्ड था वो था 2.22 मीटर का। तो इन खिलाड़ी का नाम है तेजस्विन शंकर। अब सवाल इस तरह से भी आ सकता है, तेजस्विन शंकर का संबंध कौन से खेल से है? तो आंसर है हाई जंप। तो सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना है और जो भी मैं बोल रहा हूं उसको लिखते जाइए। कौन से टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना गुडविल एम्बेसडर बनाया है दूसरी बार? पहले ये थे या थी, क्योंकि 4 ऑप्शन फीमेल है तो आंसर शी होगा, यानी थी। तो कौन सी खिलाड़ी पहले भी गुडविल एम्बेसडर थी, फिर इन्हें हटा दिया गया? क्यों हटाया गया? इन्होंने ड्रग्स ले लिए थे, डोपिंग में इनका नाम आ गया था। रशिया की खिलाड़ी है मारिया शारापोवा। तो इनका जो इन पे प्रतिबंध लगा दिया गया था वो प्रतिबंध अप्रैल 2017 तक है। तो एक बार वो प्रतिबंध खत्म हो जाए उसके बाद ये दोबारा से यूनाइटेड नेशन गुडविल एम्बेसडर की भूमिका निभाएंगी। हमारा जो रोड ट्रांसपोर्ट का मिनिस्ट्री है, हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी, महाराष्ट्र से आते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने कहा है 1 अक्टूबर 2017 से जितनी भी गाड़ियां भारत में बनेंगी उनमें क्या चीज कंपलसरी होनी ही चाहिए? क्या उनमें एयरबैग होना चाहिए, सेंट्रल लॉकिंग होनी चाहिए, रिवर्स सेंसर होना चाहिए या जीपीएस होना चाहिए? गाड़ियों के अंदर क्या चीज अनिवार्य कर दी गई है? 1 अक्टूबर 2017 से जो भी गाड़ियां बनेगी उनके अंदर यह चीज होनी ही चाहिए। यह चीज है एयरबैग। और एयरबैग जब एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारी रक्षा करते हैं। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे 2016 का गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड पे क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं। तो यह अवार्ड मिला है सेल को। सेल क्या है? सेल एक बहुत बड़ी पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, सरकारी कंपनी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील की कंपनी है, इस्पात की। लेनर्ड कोहेन नाम के व्यक्ति है, इनका निधन हो गया अभी अभी। ये कौन से फील्ड से थे, क्यों पॉपुलर थे? नाम है लेनर्ड कोहेन। तो लेनर्ड कोहेन का संबंध है, ये एक गायक थे और एक लेखक थे, सॉन्ग लिखते थे। तो आंसर है सिंगर, सिंगर एंड सॉन्ग राइटर, आप इनको ऐसे बोल सकते हैं। सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं ग्राम, यानी कि राजस्थान में जो कृषि संबंधी जो कार्य हैं उनको डिस्कस करने के लिए, जो मुद्दे हैं उन्हें डिस्कस करने के लिए जयपुर में अभी अभी एक मीटिंग हुई जिसका नाम है ग्राम, यानी ग्लोबल राजस्थान एग्रीकल्चर मीट। इसमें कौन सा देश उसने पार्टिसिपेट नहीं किया? ग्लोबल, ग्लोबल मतलब कई सारे कंट्री होंगे, तो इनमें से कौन से देश ने पार्टिसिपेट नहीं किया? इसमें 3 देश हैं बाहर के जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। एक है ऑस्ट्रेलिया, एक इजराइल, एक नेदरलैंड। कौन नहीं है? अमेरिका। अमेरिका ने पार्टिसिपेट नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, इजराइल की राजधानी मैंने बताया या तो जेरूसलम या तेल अवीव आपको मिलेगा, नेदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, और नेदरलैंड कंट्री को बोलते हैं हॉलैंड, और नेदरलैंड में रहने वाले लोगों को बोलते हैं डच। यात्रा.com ये एक ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी है, यहाँ पे जाके आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं होटल की और चीज़ों की, नाना प्रकार की सुविधाएं प्रदान करती है ये वेबसाइट। तो यात्रा.com ने कौन से राज्य की सरकार के साथ एक अनुबंध किया है, एग्रीमेंट किया है होम स्टेज को प्रमोट करने के लिए? ये आपको बताना है। यात्रा.com ने ये किया है उत्तराखंड की सरकार के साथ। उत्तराखंड में सरकार है कांग्रेस की, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत, और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। इनमें से जो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जिसे शॉर्ट में बोलते हैं इंटरपोल, इंटरपोल का नया प्रेसिडेंट कौन बना है? मैं रिपीट करता हूं,
इंटरपोल का नया प्रेसिडेंट कौन बना है, और इस देश से ये पहला व्यक्ति है जिसे ये सम्मान दिया गया है, यानी इस देश से आज तक इंटरपोल का प्रेसिडेंट पहले कोई नहीं बना था। ये देश है चाइना और प्रेसिडेंट का नाम है मेंग होंगवी। मेंग होंगवी चाइना के अंदर ये वाइस मिनिस्टर है पब्लिक सिक्योरिटी के लिए। हमारे जो रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं हशमुख अधिया, इन्होंने कहा कि अगर 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा आप बैंक में डिपॉजिट करते हो और उसका आप उसको सर्टिफाई नहीं कर पाते, उसको बता नहीं पाते कि ये पैसा कहाँ से आया, तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, पेनल्टी लगाई जाएगी। कितनी पेनल्टी लगाई जाएगी? अगर आप 2.5 लाख रुपए से ऊपर बैंक में जमा कराते हो 200% पेनल्टी लगाई जाएगी, 200%। भारतीय मूल के वो कौन से अमेरिकी व्यक्ति हैं, यानी इंडियन अमेरिकन कौन है जिन्होंने अमेरिका के सेनेट में सीट जीती? सेनेट मतलब क्या होता है? अपर हाउस होता है सेनेट, और लोअर हाउस होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। जैसे भारत में होता है निचला सदन और लोअर हाउस और अपर हाउस। लोअर हाउस कौन सा है? लोकसभा। अपर हाउस है राज्यसभा। इसी तरह अमेरिका का राज्यसभा है सेनेट और अमेरिका का लोअर हाउस है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। इसी तरह लंदन में होता है, यानी यूके में होता है, ब्रिटेन में होता है, वहाँ पे लोअर हाउस होता है और अपर हाउस होता है, जिसे बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपर हाउस और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी लोअर हाउस। तो कौन सी भारतीय मूल के अमेरिकी हैं जिन्होंने यूएस सेनेट सीट जीती? कैलिफोर्निया से इन्होंने जीती, तो इनका नाम है कमला हैरिस। कमला हैरिस इज द आंसर। और क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको याद रखना है, इन्होंने डेमोक्रेट के लोरेटा सांचेज को हराया। अब बिल्कुल उल्टा सवाल, यानी इंडियन अमेरिकन भारतीय मूल के वो अमेरिकी कौन है जिन्होंने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में यानी लोअर हाउस में सीट जीती? वॉशिंगटन स्टेट सेनेट सीट ये इन्होंने जीती है, तो इसका आंसर है प्रमिला जयपाल। अगर क्वेश्चन आए हाउस ऑफ सेनेट में सीट किसने जीती है, तो आंसर है कमला हैरिस और इन्होंने जीती है कैलिफोर्निया से। अगर क्वेश्चन आए वॉशिंगटन से किसने जीती है, वो भी लोअर हाउस में यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, तो आंसर है प्रमिला जयपाल। काउंटरफीट करेंसी यानी नकली नोटों को पकड़ने के लिए भारत एक कमेटी बनाएगा, एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाएगा। कौन से देश के साथ मिलकर बनाएगा? मैं रिपीट करता हूं सवाल को, कौन से देश के साथ मिलकर भारत एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाएगा नकली नोटों को पकड़ने के लिए? ये देश है चाइना, जो खुद नकली नोटों से परेशान है, करप्शन से परेशान है, भ्रष्टाचार में बहुत आगे है चाइना। चाइना की राजधानी है बीजिंग। चाइना के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। चाइना के प्रधानमंत्री कौन है? ली केकियांग। और चाइना की करेंसी क्या है? युआन या रेनमिनबी। तो सारी चीजें पता होनी चाहिए। इनमें से टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के चेयरमैन कौन बने हैं? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, यानी सूचना प्रौद्योगिकी की कंपनी है। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के अंदर जो ज्यादातर हिस्सा है वो टाटा सन्स का है, तो इसमें 73% लगभग हिस्सा टाटा सन्स का है। और आप जानते हैं मिस्त्री साहब को रिमूव कर दिया गया और अभी इसके इंटरिम चेयरमैन कौन बने हैं? इशात हुसैन। इशात हुसैन। ट्विटर, ट्विटर कंपनी के जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे यानी COO, ये अब चले गए हैं, इन्होंने रिजाइन दे दिया है। नए कौन बने हैं? तो जो गए हैं उनका नाम है एडम बायन। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं रेजिग्नेशन किस ट्विटर के CEO ने दिया है। और नए कौन बने हैं? एंथोनी नोटो। दोनों इंपॉर्टेंट है। और आपसे फेसबुक का भी पूछेंगे CEO कौन है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महिला है दुनिया में। इनका नाम है शेरिल सैंडबर्ग। शेरिल सैंडबर्ग। एक्सिस बैंक ने इनमें से कौन सी ऑनलाइन कंपनी के साथ मिलकर एक क्रेडिट कार्ड निकाला है जिसका नाम रखा है बज क्रेडिट कार्ड? बज क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक ने कौन सी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कंपनी के साथ मिलकर निकाला है? यह कंपनी है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट। इनमें से कौन सा देश है जिसने अभी अभी एक सैटेलाइट लॉन्च करा है जो एक्सरे की किरणों पर काम करेगा? एक्सरे पल्सर नेविगेशन सैटेलाइट इसे बोलते हैं। यह सैटेलाइट लॉन्च करा है कौन से देश ने? इसको इन्होंने अपने जो सेंटर है जिसको बोलते हैं जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च करा। यह देश है चाइना। चाइना। किसने यह बुक लिखी है? बैक टू द रूट्स, अ डेफिनेटिव गाइड टू ग्रास रूट्स एंड फुटबॉल डेवलपमेंट। यानी कि अगर आपको फुटबॉल का विकास करना है तो आपको गांव गांव में जाना पड़ेगा, आपको रूट्स तक जाना पड़ेगा, जहां से आप जुड़े हुए हैं वहां से तक जाना पड़ेगा, जमीनी तौर पर आपको फुटबॉल का विकास करना पड़ेगा। यह किताब किसने लिखी है? इस किताब को लिखा है शाहजी प्रभाकरण ने। शाहजी प्रभाकरण। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, भारत फुटबॉल में बहुत कमजोर है दुनिया में। सेप ब्लैटर भ्रष्टाचार में पकड़े गए थे, फीफा के चीफ थे, इनकी जगह बना दिए गए फीफा जियानी इन्फेंटिनो जो इटली के हैं। सेप ब्लैटर कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। और जियानी इन्फेंटिनो कहाँ के हैं? इटली के हैं। और ये किसके हेड हैं? फीफा। इनमें से किसने, कौन से इंपॉर्टेंट व्यक्ति ने ये इनॉग्रेट करा, इसका विमोचन करा, इसका उद्घाटन करा? स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2017, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल नेशनल बिल्डिंग इनिशिएटिव है।
डिजिटल एजुकेशन के लिए डिजिटल नेशनल बिल्डिंग इनिशिएटिव है, दुनिया का सबसे बड़ा। इसका नाम है स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2017। इसका विमोचन, इसका उद्घाटन किसने किया? यह किया हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। तो मानव संसाधन विकास मंत्री पलट गए थे जुलाई में, आप जानते हैं। पहले स्मृति ईरानी थी, अब कौन है स्मृति ईरानी? टेक्सटाइल मिनिस्टर, कपड़ा मंत्री हैं सुषमा स्वराज। इनकी तबीयत खराब है, इनकी किडनी फेल हो गई है। सुषमा स्वराज हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है और राजनाथ सिंह हमारे गृह मंत्री हैं। अब मैंने मेंस हॉकी में तो आपको बता दिया था कौन जीता था। मेंस हॉकी में पंजाब नेशनल बैंक जीता था। फीमेल हॉकी टीम में 33वां सुरजीत वुमेन्स हॉकी टूर्नामेंट किसने जीता है? ये जीता है वेस्टर्न रेलवेज ने। वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पे है? बंबई में, मुंबई यानी। वेस्टर्न रेलवेज ने किससे हराया फाइनल में? ये भी पूछ सकते हैं। इन्होंने हरियाणा की टीम को हराया जिसका नाम है हरियाणा 11। तो फाइनल में हराया हरियाणा 11 को। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिला? तो ये मिला जसप्रीत कौर को। और मेंस में किसको मिला था? गगनदीप को। 9th एनुअल मीटिंग हुई अभी अभी नई दिल्ली के अंदर, जिसका नाम है इंटरनेशनल रेगुलेटरी कॉर्पोरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन। यानी कि जो हर्बल मेडिसिन होते हैं, जो जड़ी बूटियां होती हैं, उनके रिलेटेड में आपसी सहयोग के लिए मीटिंग थी, नई दिल्ली के अंदर हुई। कौन सी मिनिस्ट्री ने ये ऑर्गेनाइज की थी मीटिंग? ये मीटिंग कौन सी मिनिस्ट्री ने? हर्बल मेडिसिन यानी कि जो हमारी ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल मिनिस्ट्री है जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ए से आयुर्वेद, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धा, एच से होम्योपैथी। 5 सिस्टम ऑफ आयुर्वेदिक ट्रेडिशनल मेडिसिन है हमारे, जिनको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। और हमारे आयुष मिनिस्ट्री के मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? श्रीपद येस्सो नायक। श्रीपद येस्सो नायक। ऑपरेशन स्कूल चलो किसने लॉन्च करा है? कश्मीर के अंदर, साउथ कश्मीर के अंदर। और इनका स्लोगन था, ये मैं भाषा पढ़ नहीं सकता, शैम ने जरूरत दौलत उबाब फकत गोचुम स्कूल ते किताब। मतलब आई डोंट नीड मनी, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे शोहरत नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ किताब और स्कूल चाहिए। तो ये शायद उर्दू भाषा है। तो ये ऑपरेशन स्कूल चलो ये स्टार्ट किया हमारी इंडियन आर्मी ने। यस, द आंसर इज इंडियन आर्मी। भारत या दुनिया के वो कौन से पत्रकार हैं जिन्हें रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की संस्था द्वारा ये अवार्ड मिला है, जिसे बोलते हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, RSF? तेवे सांक मॉन्ड, यानी कि ये फ्रेंच भाषा का चैनल है जिसे बोलते हैं TV5 मॉन्ड अंग्रेजी में, और फ्रेंच में बोलते हैं तेवे सांक मॉन्ड, यानी मॉन्ड मतलब होता है दुनिया, ग्लोबल। तो ये प्राइज मिला है, कौन से पत्रकार को मिला है ये प्राइज? और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज है। 2 ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें ये पत्रकारिता में अपने साहस के लिए मिला है। और ये पत्रकार कौन है? इनका नाम है हादी अब्दुल्ला। हादी अब्दुल्ला। और ये कौन से देश के हैं? ये है सीरिया के, और सीरिया की राजधानी क्या है? दमास्कस। हमारा जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो करप्शन कर रही हैं, जो हथियार बेचती हैं भारत में, जैसे फिन मैकेनिका है, जैसे एम्ब्रायर है। बहुत सारी कंपनियां पकड़ी गई हैं भारत में। जो हथियारों का दलाल था वो पकड़ा गया, कोत्रोची नाम था उसका, इटली का आदमी था, और उसमें कई कांग्रेस मंत्रियों के नाम भी आए थे। खैर मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन इसके बाद हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो स्ट्रिक्ट हो गया है। उसने ये कहा है कि अगर ऐसी कोई भी कंपनी भ्रष्टाचार में पकड़ी जाती है तो वो सरकार के साथ कितने समय तक दोबारा बिजनेस नहीं कर पाएगी। तो ये पॉलिसी बनाई है इन्होंने। ये पॉलिसी है 1 से 10 साल की, यानी मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम 10 साल तक वो कंपनी दोबारा फिर भारतीय सरकार के साथ हथियारों का व्यवसाय नहीं कर पाएगी। भारत में पहली LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, LNG से चलने वाली बस का लॉन्च हुआ। यह लॉन्च किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान ने। और धर्मेंद्र प्रधान कौन है? धर्मेंद्र प्रधान हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं और मिनिस्टर फॉर नेचुरल गैस, यानी जिसे बोलते हैं मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ये है धर्मेंद्र प्रधान जो राजस्थान से आते हैं। आपको बताना है भारत के पहली ये बस जो LNG गैस से चलेगी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस से चलेगी, ये कहां पर लॉन्च हुई? ये लॉन्च हुई तिरुवनंतपुरम में। और तिरुवनंतपुरम कहां पे है? केरल में। हीथर स्टैनिंग ने अपनी अनाउंसमेंट, रिटायरमेंट ले लिया, जिसे बोलते हैं टू हैंग हिज बूट्स। ही हैंग्ड हिज बूट्स, ही हंग हिज बूट्स, नॉट हैंग्ड हिज बूट्स। तो हीथर स्टैनिंग ने रिटायरमेंट ले लिया। ये 2 बार ओलंपिक चैंपियन रह चुके हैं। कौन से खेल में? हीथर स्टैनिंग कौन से खेल में 2 बार ओलंपिक चैंपियन रह चुकी हैं? लेडी हैं ये, ब्रिटेन की हैं, ग्रेट ब्रिटेन। और ये खेल है नौकायन, नाव चलाना यानी रोइंग। जल क्रीड़ा का ये खेल है, यानी एक्वेटिक खेल है ये। इनमें से कौन सी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, कॉरपोरेशन ने ये कहा है कि वो बैंक या वो कंपनियां
जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, वो स्टार्टअप्स जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स को अवेल कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो नए व्यवसाय हैं, आरबीआई ने कहा कि वो 3% तक ईसीबी कर सकते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कर सकते हैं, तो उनको ये अप्रूवल मिल गया था। लेकिन उन्हें अपनी रिस्क को प्रिवेंट करना पड़ेगा हेजिंग के थ्रू। हेजिंग क्या होता है? आपके एसेट्स में जब प्राइस कम ज्यादा होता है तो उससे रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए उस प्रोसेस को नलीफाई करने के लिए आप उसको हेज करते हैं, इसको बोलते हैं हेजिंग। तो आरबीआई ने कहा है कि ये अनिवार्य होगा हेजिंग करना अगर आप एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कर रहे हैं रिस्क को कम करने के लिए। तो ये कहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने कौन सी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी या कंपनी की एप्लीकेशन मंजूर कर ली है? अब ये भारत में री इंश्योरेंस सर्विसेज को स्टार्ट कर सकती है। इसका नाम क्या है? इस कंपनी का नाम क्या है? ये कंपनी कहां की है ये भी पूछा जाएगा। तो ये लंदन की कंपनी है, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है मतलब, और इस कंपनी का नाम है लॉयड्स। लॉयड्स। मूडीज कहां की है? मूडीज अमेरिका की है। मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर, फिच, जो भी बड़ी बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है सब अमेरिका की है। विनोद राय हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रह चुके हैं। इन्होंने किताब भी लिखी थी, नॉट जस्ट द अकाउंटेंट। बहुत फेमस हुए थे क्योंकि 2G स्कैम में जो फिगर आया था 1.76 लाख करोड़, वो इन्होंने दिया था। इन्होंने कहा था कि कांग्रेस की सरकार द्वारा जो भ्रष्टाचार हुआ था 1.76 लाख करोड़ का हुआ था, यह फिगर दिया था विनोद राय ने। तो विनोद राय हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे। अभी अभी इनको एक ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन बना दिया गया है। अगर आपको याद हो, विनोद राय बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के चेयरमैन भी थे। तो ये फंड ट्रस्टी एंड एडवाइजरी कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया है। कौन से राज्य के फंड ट्रस्टी एंड एडवाइजरी कमीशन के ये चेयरमैन होंगे? ये राज्य है केरल। केरल में वामपंथियों की सरकार है, पिनरई विजयन की सरकार है। इनमें से रिजर्व बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? ये तो एकदम शॉर्ट क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होगा? रिजर्व बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुरुमूर्ति महालिंगम थे, लेकिन वो चले गए क्योंकि वो सेबी के परमानेंट मेंबर बन गए, होल टाइम मेंबर बन गए। इनकी जगह ली है राजेश्वर राव ने। तो आंसर है राजेश्वर राव। गुरुमूर्ति महालिंगम बन गए सेबी के, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के होल टाइम मेंबर। इनमें से कौन सा भारत का बैंक है जिसने इंडियन आर्मी के साथ, भारतीय थल सेना के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है डिफेंस सैलरी पैकेजेस के लिए? डिफेंस सैलरी पैकेजेस के लिए इंडियन आर्मी के साथ कौन से बैंक ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? यह बैंक है कॉरपोरेशन बैंक। कॉरपोरेशन बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नई करेंसी निकाली है, कौन से नोट्स की? तो ये तो इतना व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड हो चुका है कि आपको इसका आंसर वैसे ही पता होगा। कौन से रुपए के नए नोट बनाए हैं? ये नोट है 500 रुपए के और 2000 रुपए के। और कौन से बैन करे हैं? 500 और 1000 के। तो ये सब चीज़ें तो बहुत कॉमन हो गई हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता देता हूँ। ये जो नए नोट बने हैं इसको बोलते हैं महात्मा गांधी सीरीज। महात्मा गांधी न्यू सीरीज, नई सीरीज निकाली है ये। और इसमें कौन सी इमारत का फोटो है? फोटो होगा लाल किले का, रेड फोर्ट। ये भी पूछ सकते हैं। तो और एक नया कलर भी आया है, उस कलर को बोलते हैं स्टोन ग्रे। सलेटी कलर का एक नया नोट निकाला है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, क्वेश्चन आ सकता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, जापान डोमिनेटेड बैंक है ये। इसका हेडक्वार्टर है मनीला में, जो फिलीपींस की राजधानी है। वो भारत को $300 मिलियन का लोन देगा बिजली वितरण इंप्रूव करने के लिए। कौन से स्टेट के अंदर? पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंप्रूव करने के लिए। टोटल लोन कितना देगा? $300 मिलियन। ध्यान से सुनिए सवाल को। 2015 में, लेकिन ये $300 मिलियन का लोन एक साथ नहीं देगा, थोड़ा थोड़ा करके देगा। तो इसका जो पहला किश्त $50 मिलियन की वो दी थी 2015 में। अभी अभी एक किश्त तोड़ दी है $48 मिलियन की। कौन से राज्य के बिजली वितरण को इंप्रूव करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये भारत को लोन दिया है? ये राज्य है असम। असम जिसकी राजधानी है दिसपुर। असम में बीजेपी की सरकार है, यहां के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। इनमें से किस लेखक को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? अपने लेखनी में आजीवन योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है टाटा की तरफ से। किस लेखक को? ये लेखक हैं अमिताभ घोष। अमिताभ घोष। भारत ने इनमें से कौन से देश के साथ 2 एग्रीमेंट साइन किए हैं? एक एग्रीमेंट तो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपसी सहयोग के लिए, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम बहुत पीछे, हमने देख लिया था, वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट निकाली थी, हम बहुत ही पीछे हैं। और दूसरा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? आपकी कोई भी क्रिएशन होती है वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, चाहे वो लेखनी हो, चाहे वो गायन हो, चाहे वो कोई बिजनेस प्लान हो, वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आप उस पर पेटेंट ले सकते हैं, कॉपीराइट ले सकते हैं। तो इन 2 फील्ड्स में कॉपरेशन के लिए भारत ने कौन से देश के साथ एग्रीमेंट साइन किए हैं? ये देश है यूनाइटेड किंगडम। और जो यूनाइटेड किंगडम की प्रधानमंत्री हैं थेरेसा मे, वो भारत आई
तब ये डील साइन हुई थी। इनमें से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने मैग्नेटोस्फीयरिक मल्टीस्केल मिशन बनाया है, इसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है? इन्होंने 70,000 किलोमीटर दूर जीपीएस को ठीक कर दिया। 70,000 किलोमीटर दूर धरती की सतह से इन्होंने जीपीएस यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम को ठीक कर दिया। उसमें कोई कमी आ गई थी, उसको ठीक कर दिया। इसके लिए इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, सबसे ज़्यादा दूरी पे कोई गैजेट को ठीक करने के लिए। ये कौन सी स्पेस एजेंसी ने कारनामा करके दिखाया है? ये है अमेरिका की स्पेस एजेंसी जिसको बोलते हैं नासा। और भारत की कौन है? भारत की है इसरो। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर। नासा का कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोप की है। अब आपके लिए सवाल, जाक्सा ये कहां की, कौन से देश की स्पेस एजेंसी है? जाक्सा। ये है आपका चौथा सवाल। कहां पे COP 22 होगा? तो COP 21 तो दुनिया में पॉपुलर हो चुका है। COP 21 पेरिस में हुआ था, लेकिन अब COP 22 कहां पर चल रहा है? अभी खत्म नहीं हुआ है, 20 तारीख को खत्म होगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ द यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ये होगा। कहां पर चल रहा है? ये चल रहा है मोरक्को में। मोरक्को कहां पर है? मोरक्को है अफ्रीका में। अब आपके लिए आज का पांचवा सवाल, मोरक्को की राजधानी क्या है? कानू भाई गांधी। कानू भाई गांधी, इनका निधन हो गया। ये क्या थे? कौन से फील्ड से रिलेटेड थे? बहुत बड़े व्यक्ति थे क्योंकि गांधी जी के पोते थे ये। ही वॉज द ग्रैंडसन ऑफ द ग्रेट फादर ऑफ आवर नेशन महात्मा गांधी जी। कानू भाई गांधी थे नासा के साइंटिस्ट। तो आंसर है, इसमें ऑप्शंस दिया नहीं है तो आप पांचवा ऑप्शन बना सकते हैं, यहां पे कर दीजिए साइंस। नासा के साइंटिस्ट थे। 2016 अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस कौन से राज्य में स्टार्ट हुआ है? अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस, ये आप इसको बस याद कर लीजिए, ये गांधीनगर गुजरात के अंदर, महात्मा मंदिर के अंदर। सो आंसर है गुजरात। 2016 इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एविएशन एंड स्पेस मेडिसिन, यानी उड्डयन के क्षेत्र में और जो अंतरिक्ष मेडिसिन है उसके क्षेत्र में कौन से शहर में ये स्टार्ट हुई है? 2016 इंटरनेशनल एकेडमी, इंटरनेशनल कांग्रेस भी आप इसे बोल सकते हैं, ऑफ एविएशन एंड स्पेस मेडिसिन, जिसको IASM बोलते हैं। ये 7 नवंबर को स्टार्ट हुई थी और 10 नवंबर तक ही चली, 3 दिवसीय। ये हुई नई दिल्ली के अंदर। एक किताब है, इसको किसने लिखा है? द सिंगुलैरिटी इज नियर व्हेन ह्यूमंस ट्रांसेंड बायोलॉजी, यानी जब मानव बायोलॉजी से भी ऊपर उठ जाएंगे। तो इस किताब को किसने लिखा है? इस किताब को लिखा है रे कुर्जवेल ने। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर किताब है, रे कुर्जवेल। तो 36 देशों के अंदर हमारा ग्लोबल बिजनेस ऑप्टिमिज्म इंडेक्स के अंदर क्या स्थान है? ग्लोबल बिजनेस ऑप्टिमिज्म इंडेक्स होता है, ये दिखाता है कि किस देश में जो इकोनॉमी है वो कितना अच्छा कर रही है, उसमें बिजनेस के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो भारत की इकोनॉमी तो बहुत अच्छा कर रही है, जबकि पूरी दुनिया में स्लो डाउन है। तो इसलिए हमारा ग्लोबल ऑप्टिमिज्म इंडेक्स में हम बहुत आगे हैं। हमारा स्थान है दुनिया में दूसरा। यस, वी आर रैंक्ड सेकंड। और नंबर 1 कौन है इस लिस्ट में? नंबर 1 है, आप हैरान होंगे सुन के, इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी है जकार्ता। ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा इस देश में मुस्लिम है, इस्लामिक कंट्री है। और तीसरे नंबर पे है फिलीपींस, जिसकी राजधानी है मनीला, जहां पे एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इनमें से कौन से इंस्टीट्यूट के साथ एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? एक जॉइंट एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी सेंटर बनाएंगे। तकनीक और अनुसंधान की सुविधा जहां पर होंगी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं JETC। DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, यह साइन किया है IIT दिल्ली के साथ। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे हम कब मनाते हैं? कैंसर के बारे में हम जागरूकता फैलाते हैं। कैंसर बहुत तरह के होते हैं, जैसे बिनाइन कैंसर, मैलिग्नेंट कैंसर। बिनाइन कैंसर होता है जो उतना डेंजरस नहीं होता, जैसे बेसल सेल कार्सिनोमा, रोडेंट कैंसर भी, रोडेंट अल्सर भी बोलते हैं। स्क्वेमा सेल कार्सिनोमा या ब्रेस्ट कैंसर, ये बहुत डेंजरस होते हैं। सर्वाइकल कैंसर, इनमें बहुत ज़्यादा भारत में डेथ होती है। स्किन कैंसर, तो ये ज़्यादातर होते हैं मैलिग्नेंट कैंसर। तो कैंसर बहुत तरह के होते हैं, इसके बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए हमें। कैंसर के सेल्स होते हैं, पैथोलॉजिकल कंडीशंस होते हैं उनमें। तो कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हम हर साल मनाते हैं 7 नवंबर को दिवस। इसको बोलते हैं नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। अभी अभी एक किताब लिखी है जिसको एक कमेंटेटर ने लिखा है, क्रिकेट के कमेंटेटर ने। इस किताब का नाम है गेम गोज ऑन, यानी कि कोई आए कोई जाए, खेल चलता रहना चाहिए। गेम गोज ऑन। इस किताब को किसने लिखा है? ऑस्ट्रेलिया के कमेंटेटर हैं, इनका नाम है एलन मैकगिलवराय। एलन मैकगिलवराय ने यह किताब लिखी है। इनमें से किस व्यक्ति को सरसाई यानी सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, इसको प्लीज हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए मुझे मत बोलना, आप ये याद कर लो। CERSAI, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। इनमें से किस व्यक्ति को? ये व्यक्ति है प्रवीण कुमार शर्मा। बस इसी को आपको याद करना है। अभी अभी दिल्ली में शतरंज की प्रतियोगिता हुई, जिसे बोलते हैं नेशनल वुमेन प्रीमियर चेस चैंपियनशिप। ये 43वां इसका अध्याय था, 43rd एडिशन। किसने जीता इसको?
इस टूर्नामेंट को भारतीय ने जीता जिसका नाम है पद्मिनी रावत। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं पद्मिनी रावत का संबंध कौन से खेल से। ये चारों की चारों खिलाड़ी हैं। तानिया सचदेव एशिया नंबर 1 रह चुकी हैं, दिल्ली की हैं। हनिका द्रोणावल्ली ये साउथ की हैं, इन्होंने अभी टूर्नामेंट जीता है। उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 जो है हाउ ये फान चाइना की, उनको भी हराया। कृतिका नाड़ी का अब संन्यास ले चुकी हैं चेस से, उतनी एक्टिव नहीं है। सेकेंड एडिशन, दूसरा अध्याय अभी अभी हुआ नेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल, जिसे एनसीएसएफ बोलते हैं। ये कहां पर होस्ट किया जा रहा है? नेशनल चिल्ड्रन, बच्चों के लिए जो फिल्म फेस्टिवल है, ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये इसका दूसरा एडिशन है, दूसरी बार ये बच्चों के लिए फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हो रहा है, और ये हो रहा है राजस्थान की राजधानी जयपुर में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई है। वो कमेटी जो हमारे एटीएम है उनमें रिकैलिब्रेशन के लिए बनाई है, क्योंकि हमारे जो एटीएम है उनमें पैसा खत्म हो गया है, नोट का साइज अलग है, तो उनकी ट्रे में परिवर्तन किए जा रहे हैं। ये सब इसके लिए एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी के चेयरमैन कौन होंगे? ये डेप्यूटी गवर्नर भी हैं आरबीआई के, और इनका नाम है एसएस मुंद्रा। अब सवाल ऐसे भी आ सकता है, एसएस मुंद्रा कमेटी का गठन क्यों किया गया? एसएस मुंद्रा कमेटी का गठन किया गया रिकैलिब्रेशन ऑफ एटीएम्स के लिए। इनमें से कौन सा बैंक है जो भारत में सबसे लंबा, यानी भारत का सबसे लंबा पुल बन रहा है नदी के ऊपर, गंगा नदी के ऊपर बन रहा है? ये पटना को जोड़ेगा बिहार में बाकी जगहों से, नॉर्थ और साउथ बिहार को आपस में जोड़ेगा। ये पुल बन रहा है। ये पुल बनने के लिए $500 मिलियन का लोन कौन सा बैंक हमें दे रहा है? $500 मिलियन का लोन कौन सा बैंक हमें दे रहा है? ये बैंक है एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन है और आंसर ना पता हो, तो या तो हमें वर्ल्ड बैंक लोन देता है या एशियन डेवलपमेंट बैंक देता है। ज़्यादातर हमारा लोन 99% लोन हमारे इन्हीं दो बैंक से रहते हैं, तो आपका 50% आंसर सही हो जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपाइंस में। तो ये पुल कहाँ पे बन रहा है? बिहार में बन रहा है, पटना में बन रहा है। पटना को ये बाकी जगहों से जोड़ेगा। 9.8 किलोमीटर लंबा ये पुल होगा। भारत ने इनमें से कौन से देश के साथ एग्रीमेंट किया है? ये एग्रीमेंट दो चीज़ों के लिए है, एक तो जल संसाधन के लिए यानी वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, और एक कृषि के लिए यानी एग्रीकल्चर के लिए। और ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्रीमेंट क्योंकि हमने किया है इजराइल के साथ, लेटेस्ट एग्रीमेंट है, इसके आने के चांस काफी ज्यादा है। जापान में एक त्योहार मनाया जाता है जिसको बोलते हैं सकुरा, और इसका भारतीय जो भारत में मनाया गया, इसको बोलते हैं चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। ये भारत में पहली बार मनाया जा रहा है। कौन से राज्य के अंदर मनाया जा रहा है? ये जापानी संस्कृति को भारत में दिखाएगा, जापान की जो धरोहर है, जो संस्कृति है, उसे दिखाएगा। ये त्योहार मनाया जा रहा है मेघालय में। मेघालय की राजधानी है शिलोंग, ये उत्तर पूर्वी राज्य है। अभी अभी किताब लिखी गई जिसका नाम है हे डे ब्रिटेन एंड द बर्थ ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। ब्रिटेन बहुत न्यूज में रहता है ब्रेक्सिट की वजह से। हे डे ब्रिटेन एंड द बर्थ ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। इस किताब को किसने लिखा है, इसके लेखक कौन है, ये आपको बताना है। इस किताब को लिखा है मिस्टर बेन विल्सन ने। बेन विल्सन। वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस चाइना के कौन से शहर में हो रही है? 2016 वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तीसरी हो रही है, ये भी पूछ सकते हैं। थर्ड कॉन्फ्रेंस है, ये हो रही है चाइना के वुजहेन शहर के अंदर। शंघाई में न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। चाइना का बहुत पॉपुलर शहर है शंघाई, और राजधानी बीजिंग है। कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश यानी स्टेट या यूनियन टेरिटरी भारत का पहला राज्य बना या यूनियन टेरिटरी बना जिसने फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन पॉलिसी को अपनाया है? फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन पॉलिसी को अपनाने वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र। इससे जो हमारा वेस्ट है उससे धन जनरेट किया जा सकेगा। वर्ल्ड साइंस डे, विश्व विज्ञान दिवस फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, पीस एंड डेवलपमेंट के लिए ये किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट हर साल हम इसे मनाते हैं 10 नवंबर को। 10 नवंबर को। इस बार इसका थीम था, तो थीम आपसे पूछ सकते हैं वैसे। थीम था इस बार इसका सेलिब्रेटिंग साइंस सेंटर्स एंड साइंस म्यूजियम्स। अभी अभी छठा अध्याय हुआ कथाकार इंटरनेशनल स्टोरी टेलर फेस्टिवल 2016। कथाकार मतलब जो कथा सुनाता है, स्टोरी टेलर। कथाकार ये एक इंटरनेशनल स्टोरी टेलर फेस्टिवल है। ये भारत के कौन से शहर में शुरू हुआ है? 11 नवंबर को ये स्टार्ट हुआ था, 14 नवंबर तक ये चला नई दिल्ली के अंदर। पैराग्लाइडिंग होता है जब आप एक पैराशूट टाइप एक चीज होती है, उसे लेके आप दौड़ते हैं, फिर छलांग मारते हैं। तो पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप भारत की पहली इंडियन नेशनल ओपन एक्यूरेसी पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप भारत के कौन से राज्य में आयोजित की गई? पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप, ये वही राज्य है जहां पे पिछले साल पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप भी हुआ था। ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। एक महान साइंटिस्ट जिनका नाम है जनार्दन नेगी, इनका निधन हो गया। ये कौन से फील्ड के साइंटिस्ट थे? बहुत महान वैज्ञानिक थे ये। इन्होंने ये भी बताया था कि जो भूकंप होते हैं उनको कैसे पता करें भूकंप आने वाला है। भूकंप पे इन्होंने बहुत ज़्यादा अध्ययन किया था। ये थे जियोफिजिसिस्ट।
जियोफिजिक्स। शाहरुख खान की जिंदगी पे किताब लिखी है जिसका नाम है SRK 25 ईयर्स ऑफ अ लाइफ, यानी शाहरुख खान की जिंदगी के 25 साल, उनके अनछुए पल, उनको उजागर करेगी ये किताब। इस किताब को किसने लिखा है? इसको लिखा है ऑथर समर खान ने। समर खान। अभी अभी महिलाओं की कैरम चैंपियनशिप हुई, मैं बात कर रहा हूं कैरम बोर्ड की। कैरम चैंपियनशिप हुई, इसमें श्रीलंका को फाइनल में हरा के कौन सी टीम ने जीती 7वीं महिला वर्ल्ड कैरम चैंपियनशिप? तो यह कारनामा इस बार करके दिखाया है भारत ने। इंडिया ने जीती महिलाओं की वर्ल्ड कैरम चैंपियनशिप। इनमें से किस व्यक्ति को सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो मार्केट रेगुलेटर है, उसका होल टाइम मेंबर नियुक्त किया गया है? होल टाइम मेंबर बने हैं गुरुमूर्ति महालिंगम। और गुरुमूर्ति महालिंगम कौन है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। वर्ल्ड निमोनिया डे हम कब मनाते हैं? वर्ल्ड निमोनिया। निमोनिया किससे फैलता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम के बैक्टीरिया से फैलता है। तो निमोनिया में आपको जुकाम हो जाएगा, नजला हो जाएगा, आपको फेफड़ों में दर्द भी हो सकता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिजीज है निमोनिया। ठंडी जगह और ठंडे क्लाइमेट से ये हो सकता है। तो वर्ल्ड निमोनिया डे, हम निमोनिया के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल किस दिन मनाते हैं? ये हम मनाते हैं 12 नवंबर को। यस, 12 नवंबर को। इस बार इसका थीम क्या था? थीम था कीप द प्रॉमिस, स्टॉप निमोनिया नाउ, यानी कि अपना प्रॉमिस रखो और निमोनिया को खत्म करो। इनमें से कौन से एक्टर हैं? बहुत महान एक्टर हैं ये। इन्हें ऑनररी ऑस्कर मिला है। ऑस्कर बोलते हैं अकेडमी अवार्ड को, अकेडमी अवार्ड जिसको हम ऑस्कर भी बोलते हैं। ये कौन से एक्टर को मिला है? ये इन्हें सम्मान दिया गया 8th एनुअल गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस, जो कि हुई लॉस एंजलिस के अंदर, हॉलीवुड एंड हाईलैंड सेंटर के अंदर। ये चाइना के एक्टर हैं, इनका नाम है जैकी चैन। जैकी चैन। अभी अभी भारत के एक राज्य में 10,300 फीट ऊंचा भले धुंग स्काई वॉक प्रोजेक्ट बन रहा है। यह भारत का सबसे ऊंचा प्रोजेक्ट होगा, भारत का ही नहीं दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा स्काई वॉक प्रोजेक्ट होगा। इसका नाम है भले धुंग स्काई वॉक प्रोजेक्ट। भारत के कौन से राज्य में यह बन रहा है? कौन बना रहा है इसे? इसे बना रहे हैं सिक्किम के अंदर। सिक्किम में जो मुख्यमंत्री हैं वो है पवन चैमलिंग। यह भी आपको याद रखना है। हैंड इन हैंड भारत और चाइना के बीच में होती है मिलिट्री एक्सरसाइज, होती है और हर साल होती है। बहुत पॉपुलर है ये एक्सरसाइज, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। अभी 6ठी एक्सरसाइज होने वाली है। कहां पर होगी ये पूछा है। कहां पर, कौन से भारतीय शहर में होगी? ये होगी पुणे में। पुणे क्यों फेमस है? नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में, खड़गवसला। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस व्यक्ति को हेनले एंड पार्टनर ग्लोबल सिटीजन अवार्ड मिला है 2016 के लिए? हेनले एंड पार्टनर ग्लोबल सिटीजन अवार्ड 2016 के लिए मिला है इम्तियाज सुलेमान को। इम्तियाज सुलेमान। और इम्तियाज सुलेमान कौन है? ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो अफ्रीका के अंदर इन्हें यह सम्मान दिया जाएगा। इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है ग्लोबल कम्युनिटी को पार्टिसिपेशन में। इन्हें 50,000 रुपये का मॉनेटरी अवार्ड भी मिलेगा। साथ में इन्हें यूनाइटेड नेशन, जिसमें से ये आधा धन UNHCR यानी यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज को डोनेट करेंगे। कैलाश गंभीर कमेटी क्यों बनाई गई है? सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है। ये कमेटी बनाई है ये चेक करने के लिए कि जो रात्रि जो वास हैं, जिन्हें नाइट शेल्टर बोलते हैं, तो रात्रि आवास, उनको वो कितने हैं, ये उनकी अवेलेबिलिटी कितनी है, उनको वेरीफाई करने के लिए। सो इट इज़ टू चेक टू वेरीफाई द अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट शेल्टर। एक किताब अभी लिखी है नक्सल्स के बारे में, नक्सल माओवादी, लेफ्टिस्ट इंसर्जेंसी। इस किताब का नाम है द बर्निंग फॉरेस्ट, इंडियाज वॉर इन बस्तर। बस्तर आप जानते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नक्सल अफेक्टेड एरिया है, छत्तीसगढ़ में एरिया है। तो आपको बताना है द बर्निंग फॉरेस्ट, इंडियाज वॉर इन बस्तर। ये किताब किसने लिखी है? इस किताब को लिखा है नंदिनी सुंदर ने। तो ये थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे लगे आपको क्वेश्चन? आई होप आपका क्वेश्चन देके कॉन्फिडेंस कम ना हुआ हो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट थे। मैंने इसमें से करीबन 25-30% क्वेश्चन मैं खुद अटेम्प्ट नहीं कर पाया था पहली बार में। जब मैं बना रहा था तो मैं न्यूज़ पढ़ रहा था और न्यूज़ को फिर मैं क्वेश्चन में कन्वर्ट करता हूँ। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। वो न्यूज़ मैंने हिंदू न्यूज़पेपर या दूसरे न्यूज़पेपर जो मैं पढ़ता हूँ उनमें सुने ही नहीं थे। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, इसको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए। ज़्यादा कुछ नहीं करना। टेलीग्राम पे बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, कईयों में 2,500-3,000 3,000 मेंबर है, उनमें शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं। 1000 चीज़ें फालतू की शेयर करते हैं, कम से कम कुछ अच्छी चीज़ें शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।